हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है, कैसे डिज़ाइन की जाती है, रोटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, सेप्टिक टैंक, इमॉफ टैंक, यूएसबीआर, इन सब के बारे में जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो जो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका एक मेथड है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, जो ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल करता है। तो इस पॉन्ड को जो है आप बेसिकली दो पार्ट्स में, दो जोन्स में डिवाइड करते हैं। जो टॉप का जोन होता है वो आपका कहलाता है फैकल्टेटिव जोन, और जो बॉटम जोन होता है उसको आप कहते हैं एनारोबिक जोन। ठीक है। तो होता क्या है, जब आप वेस्ट वाटर इसमें अप्लाई करते हैं, वेस्ट वाटर पास कराते हैं इस पॉन्ड में, तो बेसिकली क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर में जैसे कि नाइट्रेट है, सल्फेट है या फॉस्फेट है, ये सब जो है कार्बोनेट, ये सब प्रेजेंट हैं। इन सबको क्या होगा, एल्गी यूटिलाइज कर लेगा, और यूटिलाइज करने के बाद फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर को बायोमास में कन्वर्ट करेगा उसको एल्गी एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर लेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट होंगे जो एल्गी के लिए हेल्पफुल है बढ़ने के लिए। तो बेसिकली जब ये बायोमास में कन्वर्जन नहीं होगा तो ये एल्गी न्यूट्रिएंट की तरह यूज नहीं करेगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूज करके डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। तो इस टाइप से एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे पर निर्भर है दोनों। ठीक है। तो बेसिकली जो टॉप जोन होता है ये आपका एरोबिक जोन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अब इसमें एरोबिक जोन में हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो बॉटम में क्या होता है कि जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर हैं वहाँ पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया उसको यूज करेंगे और एनाएरोबिकली उसको डिकम्पोज करेंगे। तो जब एनाएरोबिकली करेंगे यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। तो जो गैसेस हैं जैसे कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स बन जाएंगे, एंड रिड्यूस्ड कंपाउंड्स, और ये जो है कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस्ड कंपाउंड्स बन जाएंगे ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब के रिड्यूस्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जैसे ही रिड्यूस्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा तो ये सरफेस पर राइज करने लगेंगे, जो भी गैसेस वगैरह हैं ये सरफेस पर राइज करने लगेंगी। और फाइनली यहाँ पे जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वो क्या करेगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज कर लेगा एज अ न्यूट्रिएंट, फिर से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, और जो ऑर्गेनिक मैटर को बायोमास में डिकम्पोज करेगा वो बायोमास बॉटम लेयर में सेटल होने लगेगा। जब बॉटम लेयर में सेटल होगा तो एनारोबिक बैक्टीरिया उसको एज अ न्यूट्रिएंट यूज करके इन कंपाउंड्स को गैसेस या ऑर्गेनिक एसिड्स में फिर से कन्वर्ट कर देगा। तो एक तरीके से जो एरोबिक बैक्टीरिया है और एनारोबिक बैक्टीरिया है तो इन दोनों लेयर्स के बीच में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है। लेकिन एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीडेशन बॉन्ड का कंसेप्ट तो इजी है, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इसमें डिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको, यानी 2 से 6 हफ्ते तक आपको ये प्रोसेस इसमें कंटिन्यू होने देनी है, तब जाके ये जो है वाटर आपका ट्रीट हो पाएगा। इसीलिए जनरली जहाँ पर स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे विलेजेस वगैरह है, जहाँ पर कोई भी पावर सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर आप सिंपली ऑक्सीडेशन पॉन्ड का यूज़ कर लेते हैं। देख लीजिए, इन दीज टैंक स्पेशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एल्गी एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अपर जोन। यानी ये जो अपर जोन में प्रेजेंट है एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है। तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करता है, विच इन टर्न यूटिलाइज बाई एरोबिक, जो क्या करता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूटिलाइज कर लेते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर बाई एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं टू कैरी आउट दी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे लिख लीजिएगा, फॉर
decomposition of organic matter रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, जिसकी वजह से बायोमास फॉर्म हो जाता है जो कि एल्गी के लिए फिर से एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करता है। सच म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच, इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप है ऑल्सो एग्जिस्ट करती है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपर लेयर में है और एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लोअर लेयर में है पॉन्ड के। कैसे? क्योंकि जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं गैसेस वगैरह का ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यानी एनारोबिक डिकम्पोजिशन के दौरान जो क्या होते हैं, ये जो गैसेस वगैरह हैं सरफेस पर राइज कर जाती हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्क करता है। और जो बायोमास फॉर्म होता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लोअर लेयर में सेट हो जाता है और उसको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। तो ये एक दूसरे पर एज अ डिपेंडेंट हो गए। तो ये आपका ये भी रिलेशनशिप जो है आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। जनरली जो डेप्थ होती है टैंक की वो 1 से 1.8 मीटर के बीच रहती है। डिटेंशन टाइम वेरी करता है 2 to 6 वीक्स और जो लैंड टू विथ रेशियो है उसको आप जनरली 2 कंसीडर करते हैं और एरिया जो है ईच यूनिट का वेरी करता है 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच। सपोज आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑक्सीडेशन पॉइंट का, तो क्या होगा, डिस्चार्ज इनटू सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन क्यू नॉट एस नॉट अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूवल इफिशिएंसी जो है इस मेथड में अप्रॉक्सीमेटली 98% होती है और जो बीओडी रिमूवल इफिशिएंसी है ये पॉन्ड बीओडी रिमूव कर देता है 95% तक। और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज, यानी जो स्लज बनता है फॉर्म होता है वो करीब 2 to 5 सेंटीमीटर होता है पर ईयर, यानी एक साल में टोटल कितना हो रहा है 2 to 5 सेंटीमीटर। डिटेंशन टाइम जो है इस पॉन्ड का आप फॉलोइंग रिलेशन से कंप्यूट कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, टी डी इक्वल टू 1 अपॉन के डी लॉग बेस 10 एल अपॉन एल माइनस वाई। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है इसकी यूनिट है डे। तो फाइनली ये तो आपको पता है डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट एल अपॉन एल माइनस वाई, जहाँ एल क्या है, इन्फ्लुएंट बीओडी, इन्फ्लुएंट यानी कितनी बीओडी एंटर कर रही है और वाई का मतलब है बीओडी रिमूव, कितनी बीओडी रिमूव हो गई। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन पॉइंट की डिज़ाइन है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन विद एश्योर्ड वाटर सप्लाई ऑफ 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि जो टाउन की पॉपुलेशन है उसमें वाटर सप्लाई कितनी है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे इस 20,000, जो पॉपुलेशन है वो 20,000 और वाटर सप्लाई 150 लीटर पर कैपिटा पर डे है। बीओडी जो है वेस्ट वाटर की 150 मिलीग्राम पर लीटर है। डिजाइन द मोस्ट सुइटेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर द टाउन, टाउन के लिए सबसे सुइटेबल ट्रीटमेंट सिस्टम जो है आपको डिज़ाइन करना है। हैविंग नो सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, कोई भी पावर सप्लाई नहीं है सोर्स। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म आ गया ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन बॉन्ड की ही डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पॉइंट की डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले आपने एज्यूम कर लिया ऑर्गेनिक लोडिंग रेट 200 kg पर हेक्टेयर पर डे। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट सपोज आपने एज्यूम कर लिया इतना कि 200 kg पर हेक्टेयर पर डे है। और इसके बाद अब आपको सपोज डिज़ाइन डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो आपने डिज़ाइन डिस्चार्ज निकाल लिया। तो पता है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर सप्लाई है, तो सीवेज में कितना कन्वर्ट हो जाएगा 80% इंटू 150, पॉपुलेशन कितनी है 20,000। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे। ठीक है, डिस्चार्ज मिल गया आपको। सरफेस एरिया पॉइंट का सपोज लेंथ इंटू विड्थ है, ये क्या होगा फॉर्मूला, क्यू नॉट एस नॉट अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो ओवरऑल डिस्चार्ज क्यू नॉट कितना है 2.4 इंटू 10⁻6 जो कि लीटर पर डे में है इंटू एस नॉट। तो आपको ये देखना है कि एस नॉट क्या है, जो बीओडी वेस्ट वाटर की है कितनी बीओडी है वही आपका फूड रहता है। तो फाइनली 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर आप इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये केजी में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपने क्या कंसीडर किया 200 kg पर हेक्टेयर पर डे। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 हेक्टेयर। तो सरफेस एरिया जो है वो ग्रेटर देन 1 होना, तो
तो ईच यूनिट का सरफेस एरिया है वो 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच होना चाहिए। ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर 2 यूनिट प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड 2 यूनिट्स ऑफ, जब 2 यूनिट होंगे तो एक यूनिट का एरिया कितना हो जाएगा, 0.9 हेक्टेयर ईच। ठीक है, तो अब ये 0.5 से 1 के बीच में आ गया, तो यहाँ पे 2 यूनिट प्रोवाइड कर दी। एज्यूम कर लिया सपोज आपने कि लेंथ टू विड्थ रेशियो जो है वो 2 है, तो आपको पता है कि एरिया, सरफेस एरिया कितना है, 0.9 हेक्टेयर। तो यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू क्या है, 0.9, और लेंथ को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी इंटू बी इक्वल टू 0.9। तो यहाँ से आप विड्थ निकाल लेंगे 67.08 मीटर, और लेंथ आ जाएगी तो 134.16 मीटर, और एज्यूम हाइट एज्यूम कर ली सपोज आपने 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल ऑक्सीडेशन पॉइंट की डिज़ाइन। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डेटा है जो आपको याद रखने हैं कि एज्यूम क्या क्या करना है। ये एज्यूम कर लिया, लैंड टू विथ रेशियो एज्यूम कर ली, सरफेस एरिया 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच होना चाहिए, तो ये कितना है, कितनी यूनिट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको रिमाइंड करनी है। अब नेक्स्ट मेथड आता है रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ये एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो भी पीएसटी से यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर होता है, अटैच ग्रोथ सिस्टम का मतलब है कि अब बायोमास लेयर जो है वो ऑलरेडी अटैच है। तो जब आप फ्रॉम पीएसटी यानी जो वेस्ट वाटर है वो आपने पीएसटी से क्या किया, प्रोवाइड किया, तो सपोज अप टू सर्टेन डेप्थ तक जो है आपने वेस्ट वाटर फिल कर दिया। अप्रॉक्स अगर टोटल डेप्थ जो है, सपोज ये टोटल डेप्थ जो है कैपिटल डी है, तो फाइनली सपोज 40% ऑफ टोटल डेप्थ माइनस 0.4 डी तक आपने वेस्ट वाटर फिल कर दिया। इसमें क्या है, डिस्क अटैच रहती हैं जो कि क्लोजली स्पेस्ड रहती हैं। तो ये डिस्क है जिसमें कि जो बायोमास है वो अटैच रहता है। ये जो बायोमास है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ये इन डिस्क पर अटैच हैं और ये डिस्क रोटेट करती हैं। ठीक है, तो जब ये रोटेट करती हैं तो फाइनली इसमें क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस है। तो क्या होगा, फाइनली जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आएगी। जब यहाँ पे कांटेक्ट में आएगी तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होगा, इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब डिकम्पोज करेगा तो फाइनली मास फॉर्म हो जाएगा। जो बायोमास फॉर्म होगा फिर से ये डिस्क पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायोमास सपोज अटैच हो गया, तो फिर क्या हुआ, सपोज ये जो है ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और इसको कन्वर्ट कर दिया बायोमास में। फिर से ये बायोमास अटैच हो गया। फिर जैसे कि ये फिर से रोटेट किया और वेस्ट वाटर के कॉन्टेक्ट में आया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और फाइनली बायोमास में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे बायोमास में कन्वर्ट होता जाएगा, डिस्क पर अटैच होते चले जाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि जब ये डिस्क पर अटैच हो गए हैं फाइनली, तो ओवरऑल क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होगा, क्रिएट होगा मूवमेंट में डिस्क के, तो फाइनली ये जो अटैच बायोमास है ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा यानी डिटैच हो जाएगा। तो ये जो डिटैच्ड बायोमास है इसको आप जो है रिमूव कर देते हैं यहाँ से यानी इस टैंक से। तो ये प्रोसेस कहलाता है रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। देख लीजिए इसमें कि इन रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर जो क्लोजली स्पेस्ड डिस्क हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बायोमास लेयर, यानी बायोमास की लेयर की ग्रोथ के लिए जो है इसको एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। तो इस केस में तो जो बायोमास लेयर है उस वो पास कराई जाती है वेस्ट वाटर से, ट्रिकलिंग फिल्टर की तरह नहीं, क्योंकि उसमें क्या था, वेस्ट वाटर पास हो रहा था बायोमास लेयर पे, इसमें बायोमास लेयर जो है पास हो रही है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बायोमास लेयर में वो क्या करेंगे, अटैच होंगे रोटेटरी डिस्क पर, तो वो कम्स इन कांटेक्ट में आ जाएंगे विद ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आएंगे। जब ये इमर्स होंगे वेस्ट वाटर में, व्हेन इट इमर्स्ड इन वेस्ट वाटर एंड यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजन टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, कन्वर्ट कर देंगे बायोमास में, जो फिर से क्या होगा, रोटेटिंग डिस्क पर अटैच हो जाएगा बायोमास। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, थिकनेस जो है बायोमास लेयर की बढ़ती चली जाएगी डिस्क के ऊपर,
और कुछ थोड़ा सा टर्बुलेंस होने की वजह से ही ये क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे डिस्क से बाय द मूवमेंट ऑफ डिस्क थ्रू वेस्ट वाटर, जिसको आप फिर से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देंगे इसके सेटलमेंट के लिए। तो जो रोटेटिंग डिस्क होती है जो वाटर में इमर्स्ड है वो 40% होती है डिस्क डायामीटर के। तो इट प्रोड्यूसेस द एफ्लुएंट रिड्यूस्ड अप टू नाइट्रेट लेवल, क्योंकि ये नाइट्रेट लेवल तक जो है रिड्यूस कर देती है एफ्लुएंट को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है फॉर ऑटोट्रॉप्स। अब नेक्स्ट आता है सेप्टिक टैंक। अब नेक्स्ट मेथड आता है सेप्टिक टैंक, जो कि एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, रॉ स्लज को एंटर कराते हैं। तो ये जो सेप्टिक टैंक है ये डिज़ाइन किया जाता है सिमिलरली सेडिमेंटेशन टैंक के सिमिलर, लेकिन एक डिफरेंस होता है मेनली कि जो डिटेंशन टाइम होता है इसमें वो 12 to 36 आवर होता है। तो आप इसमें करते क्या है, जब रॉ स्लज होता है उसको आप डायरेक्टली एंटर कराते हैं, तो इसमें जो है कुछ सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए जब ये अंदर रहता है सेप्टिक टैंक में, तो क्या होगा, जो भी सॉलिड्स हैं वेस्ट वाटर में वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे और एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, एक एडिशनल वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो कि डाइजेस्टेड स्लज के लिए है। तो जो भी स्लज फॉर्म हो रहा है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, उसको जो है आपने एक नीचे अलग से वॉल्यूम प्रोवाइड किया है कि जिससे जो भी स्लज फॉर्म होगा वो फाइनली यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, और ऊपर आप देख रहे हैं कि जब इसका डाइजेशन होता है, यानी कि जो भी वेस्ट वाटर है उसका जो डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, गैसेस वगैरह फॉर्म होंगी जो कि टॉप पर आप कलेक्ट कर ले रहे हैं इसको। और जो भी वेस्ट वाटर है, ग्रीस वगैरह जो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो सरफेस पर राइज कर जाएंगे और एक स्कम लेयर जो है वो फॉर्म कर देंगे। जो ये स्कम लेयर है ये क्या करेगा, हीट को बाहर नहीं जाने देगा और डाइजेशन को प्रॉपर कर देगा। ठीक है, यानी डाइजेशन पीरियड को कम कर देगा। जनरली क्या होता है कि जो ओडरस गैसेस वगैरह निकलती हैं वो सिस्टम से बाहर इसके थ्रू नहीं जा पाएंगी। सेप्टिक टैंक बेसिकली होता क्या है, सेप्टिक टैंक आपने घर में देखा होगा, जो टॉयलेट्स वगैरह का जो वेस्ट होता है, वो बाथरूम वगैरह का जो वेस्ट होता है, उसको आप एक टैंक बना देते हैं, उसको उस टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली वो टैंक आपका सेप्टिक टैंक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो रेट ऑफ फ्लो है सीवेज का, यानी कितना जो है सीवेज फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, तो इसको जनरली कंसीडर करते हैं 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है क्योंकि कभी कभी सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन पूछ लेते हैं। अगर आप इसमें सलेज कंसीडर कर रहे हैं, सलेज मतलब होता है जो किचन और बाथरूम वेस्ट है, उसको भी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो जो रेट ऑफ सीवेज है, वो हो जाएगा अप्रॉक्स 90 टू 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, और जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है स्लज का, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन जो स्लज फॉर्म हो रहा है वो फाइनली क्या हो रहा है, उसका वो इकट्ठा हो रहा है, तो उसका जो एक्यूमुलेशन का रेट है वो अप्रॉक्स 30 टू 40 लीटर पर कैपिटा पर ईयर होता है। यानी एक साल में एक पर्सन के द्वारा करीब 30 से 40 लीटर जो है वो स्लज एक्यूमुलेट होता है, जिसको आप जो है यहाँ पे वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम आपने प्रोवाइड किया है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो जो कि एक्सटेंड कर सकता है अप्रॉक्स 50 लीटर पर कैपिटा पर ईयर तक, लेकिन मैक्सिमम जो नॉर्मल रेंज होती है वो 30 से 40 लीटर पर कैपिटा पर ईयर होती है। और जो डिटेंशन टाइम होता है, डिटेंशन टाइम मतलब कितने टाइम तक आप इसको रखना है, 12 to 36 आवर्स, यानी उतने आवर्स में जो है इसका डिकम्पोजिशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली जो क्लीनिंग पीरियड है, यानी जब आप इसको क्लीन कराते हैं टैंक को, तो ये क्लीनिंग पीरियड अप्रॉक्स 6 to 12 मंथ तक रहता है। ठीक है, यानी कि 6 से 12 महीने के बीच रहता है। आप हर 6 महीने या 6 से 12 महीने के बीच में क्या करते हैं, इस टैंक को क्लीन कराते हैं। और जो टैंक की डेप्थ है, तो बेसिकली डेप्थ की जो रेंज होती है वो अप्रॉक्स 1 से 1.8 मीटर के बीच होती है। और जो फ्री वोल्ट आप प्रोवाइड करते हैं अप्रॉक्स 0.3 मीटर का प्रोवाइड करते हैं जब आप इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और जो लेंथ टू विड्थ रेशियो होता है वो 2 to 3 के बीच में होता है। और जो विड्थ है वो शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि वो 0.9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। फाइनली जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हैं टैंक का, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, एक तो V1,
जो कि आप फ्लो सीवेज का हो रहा है उसकी वजह से कितना वॉल्यूम है, प्लस जो स्लज एक्यूमुलेट हो रहा है दैट इज V2। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, जहाँ V1 आप कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, कितना जो है सीवेज का फ्लो हो रहा है, इसमें अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कौन सा टाइम होगा यहाँ पर, डिटेंशन टाइम, ठीक है। तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली आप वॉल्यूम V1 निकाल सकते हैं। और V2 क्या है, ये है आपका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज, एक्यूमुलेशन यानी कि जो स्लज इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसका रेट क्या है, इनटू इसमें आप क्या करेंगे, क्लीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लीनिंग पीरियड, क्योंकि आपको पता है 6 से 12 महीने का क्लीनिंग पीरियड होता है, तो तब तक जितना रेट इकट्ठा होगा उसमें अगर क्लीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके इक्वल वॉल्यूम आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो एफ्लुएंट निकलता है स्लज से उसको आप क्या करते हैं, जो सोक पिट्स और डिस्पर्सन टेंच वगैरह होते हैं उन ट्रेंचेस में भेज देते हैं, यानी जो गड्ढे वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं उसमें इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एफ्लुएंट को। और ये जो सोक पिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको परमेबल बनाया जाता है, जिससे कि फाइनली ये जो वेस्ट वाटर, ये जो एफ्लुएंट है ये अंदर परकोलेट कर सके और अंदर जा सके, ठीक है। तो बेसिकली जो परकोलेशन डिस्चार्ज होता है, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ एफ्लुएंट, यानी जो मैक्सिमम रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ्लुएंट जो है, कि आप कितना रेट से जो है एफ्लुएंट को अप्लाई कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं डिस्पर्जन ट्रेंच में, तो वो डिपेंड करता है कि परकोलेशन का रेट क्या है, यानी कि कितनी परमिएबिलिटी है। ये जब परमिएबल होंगे, पोरस होंगे, तो ईजिली बहुत तेज़ी से अंदर जा पाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज होता है, सपोज क्यू स्टार, इसकी वैल्यू होती है 204 अपॉन रूट ऑफ टी, और इसकी यूनिट होती है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। तो ये बेसिकली जहाँ टी क्या है आपका, टी जो है वो आपका परकोलेशन रेट है मिनट्स में, ठीक है। इसकी वैल्यू मिनट्स में है कि परकोलेशन रेट क्या है। तो फाइनली ये जो है आपकी सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट मेथड आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, इमहॉफ टैंक। तो बेसिकली जस्ट आप इसके बारे में समझ लीजिए, कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो है एक आपका एनाएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, एनाएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, बस ये थोड़ा सा सेप्टिक टैंक का इम्प्रूवमेंट है जस्ट। इसमें क्या करते हैं आप, जो भी रॉ सीवेज एंटर कराते हैं उसमें जो स्लज डाइजेस्ट होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप इससे सेपरेट आउट कर देते हैं। मीन्स इसमें 2 चैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं। सेप्टिक टैंक में क्या कर रहे थे आप, एक ही में मिक्स कर दे रहे थे। इसमें बस जो है आप मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं सीवेज की स्लज के साथ, बस इसमें क्या है, ये जो स्लज है इसको आप बॉटम लेयर में एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं, और फाइनली जो वेस्ट वाटर है उसको आप इस लेयर में अलाउ कर रहे हैं, यानी जो टॉप लेयर है उसमें आप वेस्ट वाटर को अलाउड कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ से आप एफ्लुएंट को निकाल ले रहे हैं। और जो स्लज एक्यूमुलेट हो रहा है वो आपका दूसरा चैम्बर है जो बॉटम में प्रोवाइड हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, स्लज को एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका, इसको कहते हैं टॉप लेयर को सेडिमेंटेशन चैम्बर, सेडिमेंटेशन चैम्बर। और ये आपका कहलाता है, बॉटम जो चैम्बर है ये आपका कहलाता है डाइजेशन चैम्बर, ठीक है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये सेप्टिक टैंक से जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट मेथड आता है UASBR। UASBR मतलब होता है अब फ्लो एनाएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। तो बेसिकली ये आपका जो है एक टाइप का एनाएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप की इसकी डिज़ाइन रहती है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वेस्ट वाटर है उसको पास कराते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंडेड ग्रोथ है यानी सस्पेंशन में लाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक्टिवेटेड स्लज रहता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड स्लज मतलब एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है यहाँ पर।
तो आप क्या करते हैं, जब आप स्लज को यानी वेस्ट वाटर को पास कराते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है, यानी वेस्ट वाटर यहाँ से आपने एंटर कराया तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है आप फ्लो कराते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आएगा तो ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो एक्टिवेटेड स्लज है वो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन कर देगा। तो डिकम्पोजिशन करने से क्या होगा, यानी कि जो यहाँ पे वेस्ट वाटर आपने एंटर कराया तो ये एक्टिवेटेड स्लज उसको डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को और फाइनली गैसेस प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो गैसेस हैं उनको आप यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये आपके गैस डोम होते हैं जो कि कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका मेथड कहलाता है अपफ्लो एनोरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर्स। तो ये आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।